इस्लाम की महिलाएं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वह कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाया, जिसने मेरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सच में तीसरी क्लास में शुरू हुई, जब मैंने पढ़ना सीखा। उस समय से मुझे हर उस किताब के लिए पढ़ने की जबरदस्त भूख लग गई जो मेरे सामने आती थी। जब तक मैं चौथी क्लास में पहुंची, मैं द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम, गोन विद द विंड और अगाथा क्रिस्टी की रहस्यमयी कहानियों में खो जाती थी। मेरे टीचर, परिवार और पारिवारिक दोस्त मेरी तरफ बहुत ध्यान देते थे और मुझे ऐसा मानते थे जैसे मैं कोई बहुत होशियार बच्ची हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ने की आदतें बहुत अच्छी थीं। तब भी मुझे बात करना और बस बात करना बहुत पसंद था। मुझे लगता है कि पहली चीज़ जिसने मुझे लिखने और पब्लिक स्पीकिंग की अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया, वह मेरे अरबी साहित्य के टीचर की एक टिप्पणी थी। एक दिन मेरी एक एक्सरसाइज बुक में उन्होंने लिखा, मुझे तुम्हारी समझदारी और परख पसंद है। तुम में प्रतिभा है जिसे तुम्हें पढ़कर निखारना चाहिए, जब तक कि वह परिपक्व न हो जाए। रास्ता लंबा है, लेकिन कैक्टस का फल कांटों के बीच से अपनी पूरी मिठास के साथ निकलता है। तो उनके प्रोत्साहन से मैं कैक्टस का फल बनने वाली थी, एक कांटेदार पौधे का तोहफा। और उनकी बातों ने मुझे लिखना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिस तरह से मेरा परिवार मेरे बारे में बात करता था, उसने मुझे सीखने के लिए बाकी प्रेरणा दी। जब मैं अपने पिता को मेरे बारे में बात करते हुए सुनती थी, जब वे शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठे होते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों जिसमें असाधारण रूप से उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता हो। मुझे उन्हें इस तरह से मेरे बारे में बात करते हुए सुनकर शर्म आती थी। उनकी जबरदस्त तारीफ ने मुझ पर जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया और उस पल से मैं उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहती थी। मेरी नानी मेरी आदर्श थीं और उन्होंने मेरी जिंदगी में एक बड़ी भूमिका निभाई। उनकी सबसे प्यारी याद जो मेरे पास है, वह कहानियां हैं जो वह हमें सुनाती थीं जब हम छोटे थे और हर शाम उनके चारों ओर इकट्ठा होते थे। उन्होंने मुझे एक औरत की कीमत दिखाई, साथ ही यह भी कि मुस्लिम दुनिया में कोई अपने पति के पैरों तले कैसे रौंदी जा सकती है। वह एक मजबूत औरत थीं और अगर उन्हें वे अवसर मिले होते जो मुझे मिले, तो वह अरबी मार्गरेट थैचर होती। वह एक दुखी औरत भी थी जो कठोर हो सकती थी, लेकिन लंबे समय तक मुझे वह राज पता नहीं चला जो उसकी आंखों की गहरी उदासी के पीछे छिपा था। जब वह 20 साल की शुरुआत में थी, तब तक उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हो चुकी थीं। उसके गांव में चेचक की महामारी फैल गई और गांव के बहुत से लोगों को ले गई। यह उसके दरवाजे तक पहुंची और उसके तीनों बेटों को ले गई। सिर्फ उसकी बेटियां बचीं। मेरे दादाजी रात में जागे तो उन्होंने खुद को उदासी में नहीं, बल्कि शर्म में डूबा हुआ पाया। वह बेटियों के पिता बन गए थे और जाहिर है इस बदनामी के लिए मेरी दादी को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें वे बेटियां दी थीं। मेरे दादाजी गांव के मुखिया थे और उनकी पदवी उन्हें बिना बेटों के रहने की इजाज़त नहीं देती थी। चूंकि उन्होंने अपनी बदनामी के लिए मेरी दादी को जिम्मेदार ठहराया, इसलिए बेटों की मौत के 1 हफ्ते के अंदर मेरे दादाजी ने मेरी दादी को गांव के सबसे जाने माने परिवारों में से एक के पास जाने और उनकी खूबसूरत बेटी का हाथ शादी के लिए मांगने के लिए मजबूर किया। अपने लिए, अपने हिसाब से मेरी दादी ने नई दुल्हन को मेरे दादाजी के एक खास आदमी होने के गुणों के बारे में बहुत अच्छे से बताया और वह परिवार की सहमति लेकर घर लौटी। यह रिवाज था कि दुल्हन अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा ले जाए जा रहे घोड़े पर बैठकर दूल्हे के घर जाती थी। दूल्हे के परिवार की एक औरत उससे मिलती थी, जो अपने सिर पर धूप की कटोरी रखकर उसके सामने नाचकर बारात का स्वागत करती थी। दुल्हन उस औरत को कटोरी में कुछ सिक्के डालकर इनाम देती थी। मेरे दादाजी ने मेरी दादी की भावनाओं के बारे में सोचे बिना जिद की कि वह कटोरी ले जाए और बारात के सामने नाचे। उन्होंने उस औरत को, जिसने उनके 5 बच्चों को जन्म दिया था, गांव में दूसरों के सामने खुद को नीचा दिखाने के लिए मजबूर किया।
सिर्फ इस सीधे और स्वार्थी कारण से कि वह नहीं चाहते थे कि उनकी नई दुल्हन जो कुछ सिक्के कटोरी में डालेगी वे परिवार के बाहर किसी और को मिले। मेरी दादी ने अपना स्वाभिमान निगल लिया और अपनी उदासी छिपाकर नाच किया। शादी की रस्म के आखिर में उन्हें लगा कि भले ही उन्होंने अपने पति को खो दिया हो, लेकिन कम से कम उन्हें एक सोने का ओटोमन पाउंड तो मिल गया। उस छोटी सी जीत की खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं रही। उस पहले दिन सुबह वह अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज से जागी। जब उसने दरवाजे की दरार से मेरे दादाजी को देखा तो वह हैरान रह गई। धीमी आवाज में उन्होंने उसके कान में फुसफुसाया, मेरी दुल्हन अभी सो रही है और मैं यहाँ सोने का सिक्का उधार लेने आया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जब मौसम के आखिर में फसल आएगी तो मैं तुम्हें यह वापस कर दूंगा। मेरी दादी ने उसे सिक्का दिया और खाली हाथ अपनी उदासी के अलावा सब कुछ खोकर बिस्तर पर वापस चली गई। शादी के बाद मेरी दादी अपने ही घर में नौकरानी बन गई। उन्होंने मेरे दादा, उनकी पत्नी और उस पत्नी से होने वाले 10 बेटों की सेवा की। मेरी दादी ने इस अपमान को स्वीकार किया, बेइज्जती को बर्दाश्त किया और अपनी बेटियों की खातिर सुबह से शाम तक घर और खेतों में काम किया। लगभग 50 साल बाद मेरे दादा की मौत हो गई, बिना मेरी दादी को उनका पाउंड लौट आए। मेरी दादी की मौत उसके लगभग 15 साल बाद हुई। फिर भी वह जोर देती रही, जैसा कि एक वफादार मुस्लिम पत्नी को करना चाहिए, कि उनके पति एक खास आदमी थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तब कहा था जब उन्होंने उन्हें एक जवान औरत को अपनी नई दुल्हन बनाने के लिए मनाने को मजबूर किया था। एक मुस्लिम औरत को आमतौर पर अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी चुनने का हक नहीं होता, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आता है तो वह औरत बिना एक पल भी हिचकिचाए वही चुनती है जो उसके लिए सही हो, भले ही उसे उस चुनाव के लिए कोई कीमत चुकानी पड़े। जब मेरी माँ की शादी हुई तो मेरी दादी ने मेरे दादा के साथ जिंदगी की जहन्नुम से बचने का फैसला किया और अपने भाई और उसके परिवार के साथ रहने चली गई। हालांकि अपने भाई के साथ उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उन्हें लगा कि घर छोड़कर उन्होंने अपने पति के खिलाफ एक स्टैंड लिया है। मेरी माँ की शादी के बाद वह बच्चों पर एक मुर्गी की तरह ध्यान देने लगी। मेरे पिता की पहली पत्नी के 5 बच्चे हमारे साथ रहते थे। मैं अपनी माँ की 8 संतानों में से चौथी थी। जब मैं दुनिया में आई तो मुझे बच्चों से भरे घर में अपनी जगह बनाने के लिए मुकाबला करना पड़ा। मेरी माँ की शादी के कई साल बाद मेरे पिता ने मेरी दादी से हमारे साथ आकर रहने को कहा, ताकि वह मेरी माँ को घर के काम और बच्चों में मदद कर सके। अरब दुनिया में यह आम बात नहीं है कि कोई औरत अपने दामाद के घर रहे, और मेरी दादी ने मेरे पिता के अनुरोध को इसलिए मान लिया ताकि वह अपने भाई को भी वही बात समझा सके जो उन्होंने मेरे दादा को समझाई थी, कि वह चुनाव कर सकती है। हमारे घर में मेरी दादी के लिए जिंदगी अलग थी। मेरे पिता मेरी दादी का सम्मान करते थे और उनके कठिन परिश्रम और बच्चों को पालने में उनकी भूमिका की तारीफ करने का हर मौका ढूंढते थे। उनके घर में मेरी दादी ने आज़ादी की ताज़ी हवा में सांस ली और हम पर प्यार और दुलार बरसाया। मेरी माँ अलग थी। उनमें मेरी दादी जैसी अपने अतीत के असर को भुलाने की काबिलियत नहीं थी, और वह हमेशा एक दुखी, गुस्सैल और जिद्दी औरत थीं। मेरे पिता उनकी जवानी की खूबसूरती पर ऐसे मोहित थे जैसे कोई बच्चा खिलौने पर मोहित होता है। वह उनसे लगभग 25 साल बड़े थे। वह उनकी सबसे बड़ी बेटी से भी छोटी थीं। उन्होंने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन इससे भी मेरी माँ के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उन दोनों के बीच उम्र का फासला बहुत ज्यादा था और उनकी सगाई उनकी मर्जी से नहीं हुई थी। मेरे पिता एक बिजनेसमैन थे जिनका हमारे शहर में बहुत सम्मान था और वह जाने माने थे। वह अनाज के व्यापारी थे जो पूर्वी सीरिया में उगाई गई फसलों का सामान तटीय इलाके के खरीदारों को बेचते थे। उन्होंने हमें ऐसी जिंदगी दी जिसके बारे में हमारे इलाके के कई परिवार उस समय सोच भी नहीं सकते थे। उनका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था, जब वह उठकर सुबह की कॉफी बनाते थे। कुछ ही पलों में तुर्की कॉफी की खुशबू घर के हर कोने में फैल जाती थी। अभी आधी नींद में ही मैं उन्हें अपनी माँ के बिस्तर के पास जाते
और उनके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए देखता था, कॉफी तैयार है प्यारी। लेकिन वह उन्हें धक्का देकर दूर कर देती और वह समुद्र के सामने वाले बरामदे में अपनी कुर्सी पर वापस चले जाते और ज्यादातर मौकों पर अकेले ही अपनी कॉफी पीते थे। उनकी सबसे प्यारी यादों में से एक यह है कि वह अपनी लंबी यात्रा से सुबह के समय वापस आते थे, जब वह अपने परिवार के पास दौड़कर आते और हम सबको जगाते हुए चिल्लाते, बाहर आओ और अपने साथ बैग भी लाओ। हम धक्का मुक्की करते हुए बाहर दौड़ते और फिर अनाज के ट्रक की तरफ भागते जो हमारे घर के सामने सड़क पर खड़ा होता था। ड्राइवर हमें मिठाई, फल और सब्जियों से भरे बैग अंदर ले जाने में मदद करता था। खरबूजे और तरबूज के मौसम में हम यह देखने के लिए मुकाबला करते थे कि कौन सबसे ज्यादा उठा सकता है। मेरे पिता घर पर बहुत कम समय बिताते थे। वह सुबह सूरज निकलने से पहले निकल जाते थे और अंधेरा होने के बाद घर आते थे। उनकी गैर मौजूदगी में मेरी दादी का राज चलता था। हमारे शहर में स्कूलों की कमी थी। इस समस्या को हल करने के लिए हर स्कूल में बच्चों की 2 शिफ्ट थीं। शनिवार, रविवार और सोमवार को लड़कियां सुबह 7 बजे से दोपहर तक स्कूल जाती थीं, जबकि लड़के अपना स्कूल का दिन 12:30 बजे शुरू करते थे और शाम 5 बजे तक पढ़ते थे। यह व्यवस्था बाकी 3 स्कूल के दिनों मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को उलट दी जाती थी, जब लड़के सुबह स्कूल जाते थे जबकि लड़कियां दोपहर में पढ़ती थीं। जिन दिनों मैं दोपहर में स्कूल जाता था, मैं सुबह सुबह अपनी दादी के साथ दिन की ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए स्थानीय बाजार जाता था। मेरी दादी का गांव, जहां वह अपने भाई के घर से मेरे पिता के घर जाने तक रहती थीं, उस शहर से लगभग 7 मील दूर था जहां हम रहते थे। जिस दिन उन्होंने वह गांव छोड़ा, उसके 20 साल बाद तक उन्होंने वहां दोबारा कदम नहीं रखा। मुझे याद है कि उन 20 सालों के बाद वह पहली बार अपनी एक बहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां गई। मेरी दादी को वह गांव बहुत पसंद था जहां वह पली बढ़ी थी, लेकिन उनमें अपनी भावनाओं को छिपाने की अद्भुत क्षमता थी। कभी कभी जब मैं उनके साथ अपने शहर के बाजार में सुबह की सैर पर जाता था, तो मुझे उनकी इन भावनाओं की झलक मिलती थी। बाजार के पास एक बस स्टेशन और टैक्सी स्टैंड था, जहां लोग आसपास के गांवों में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते थे। एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जहां फलाफेल सैंडविच, हुम्मस की प्लेटें और फवा बीन्स बिकते थे। यह दुकान मेरी दादी के एक रिश्तेदार की थी, जो उसी गांव के थे जहां की मेरी दादी थी। मेरी दादी को फलाफेल बहुत पसंद था और वह हर सुबह सीधे उसी दुकान पर जाती थी। फिर वह अपने रिश्तेदार मोहम्मद, जो फलाफेल बेचते थे, उनसे बातें करना शुरू कर देती और उनके साथ लंबी बातचीत में लग जाती, जिसके दौरान वह उन्हें उनके गांव में हुई हर छोटी बड़ी घटना के बारे में बताते थे। मेरी दादी ने मोहम्मद के साथ इन बातचीत में जो समय बिताया, वह मेरे जीवन के कुछ सबसे कीमती पल थे। मोहम्मद की दुकान के पीछे वह कूड़ेदान मेरा पहला स्कूल था, जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया। मोहम्मद फलाफेल सैंडविच को मैगजीन, किताबों और अखबारों के फटे पन्नों में लपेटते थे, जिन्हें वह उन लोगों से बहुत कम कीमत पर खरीदते थे जिन्होंने उन्हें पढ़ लिया होता था। दुकान के पीछे एक बड़े बैरल का निचला आधा हिस्सा था, जिसका इस्तेमाल कूड़े के लिए किया जाता था, और मोहम्मद के ग्राहक खाने के बाद अपने सैंडविच के रैपर उसमें फेंक देते थे। जब मेरी दादी बातें करने में व्यस्त होती थीं, तो मैं चुपके से बैरल के पास जाता और उसके बगल में बनी पत्थर की दीवार पर चढ़ जाता। फिर मैं झुककर अपने पतले शरीर को तब तक झुकाता जब तक मैं अंदर पहुंचकर पन्ने न निकाल लेता। मैं उन पर से तिल के पेस्ट और फलाफेल के बचे हुए टुकड़े खुरचकर हटा देता, उन्हें सीधा करता, फिर उन्हें ध्यान से मोड़कर अपनी जेबों और जैकेट के नीचे छिपा लेता ताकि बाद में पढ़ सकूं। मैं उन पन्नों को इकट्ठा करती रहती थी जो मेरे लिए कीमती थे, जब तक कि मुझे अपनी दादी की आवाज सुनाई नहीं देती, जो चिल्लाती थी, तुम कहाँ हो छोटी बंदरिया, कचरे में खेल रही हो, कितनी गंदी लड़की हो। फिर वह मुझे अपना बचा हुआ सैंडविच देती और मैं उसे खा जाती, मेरे जेब में भरे गीले कागजों के बारे में सोचकर। मोहम्मद के फलाफेल स्टैंड पर जाने से मुझे पहली बार फ्री लेबनानी प्रेस और नतीजतन
उन यूरोपीय और फ्रेंच अखबारों की सामग्री तक पहुंच मिली जिनकी वह नकल करता था। 1960 के दशक के आखिर में जब मैं बड़ी हो रही थी तो अरबी अखबारों के बाजार पर फ्री लेबनानी प्रेस का दबदबा था। यह बात खासकर सीरिया के लिए सच थी। उस प्रेस सिस्टम में मैंने जो आज़ादी देखी उसने मुझे प्रेरित किया। मोहम्मद के कचरे के डिब्बे से मैंने जो अखबार के पन्ने निकाले वे एक ऐसी सोच और अभिव्यक्ति की आज़ादी को दिखाते थे जो अरबी दुनिया में ज़्यादातर अनजान थी, और उन्होंने मुझे साहसी बनाया, मुझे हर चीज़ में सच्चाई खोजने के लिए प्रेरित किया। शुक्रवार को हमारी छुट्टी के दिन मैं अपना ज़्यादातर दिन उन पन्नों को एक खास कॉपी में उतारने में बिताती थी जो मुझे मिले थे, जिन्हें मैं गंदे कागज़ के टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंकने के बाद रखती थी। ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरा जब मुझे किसी न किसी अखबार के पन्ने न मिले हों। रीडर्स डाइजेस्ट अपने अरबी भाषा संस्करण अल मुख्तार में मेरी खोज की एकमात्र चीज़ थी जो मोहम्मद के डिब्बे में नहीं मिलती थी। दुर्भाग्य से उसके छोटे पन्नों को सैंडविच के चारों ओर लपेटा नहीं जा सकता था। नतीजतन रीडर्स डाइजेस्ट खरीदने में हर महीने 2 हफ्ते की जेब खर्च चली जाती थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे वहाँ जो मिला वह मेरे भत्ते के खर्च से कहीं ज़्यादा कीमती था। रीडर्स डाइजेस्ट के जरिए मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका, अंकल सैम के देश के बारे में जाना। उस समय तक मैं सोचती थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस ग्रह से बिल्कुल अलग ग्रह पर मौजूद है जिस पर मैं रहती थी। उसके पन्नों में मैंने पहली बार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखा, और अपने जीवन के शुरुआती सालों में मैंने उसके व्यक्तित्व को अपनाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं वह औरत होती तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती वह अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान लाना और अपने दादाजी को एक ज़ोरदार चिट्ठी लिखना होता, जिसमें मैं आखिरकार उन्हें उस घटिया तरीके के लिए डांटती जिस तरह से वह मेरी दादी के साथ पेश आते थे। मैं यह नहीं मानूंगा कि इस मूर्ति को देखकर मेरा पहला रिएक्शन जलन का था। वह एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में किताब लेकर बिना किसी डर या शर्म के सबके सामने अकड़कर क्यों खड़ी हो सकती थी, और मैं नहीं। मेरी पूरी जिंदगी तब भी और अब भी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश रही है। मैंने एक औरत की यह मूर्ति पेन अमेरिकन प्लेन की खिड़की से देखी जो मेरी दुश्मन थी, और किताबों के लिए उसका उत्साह, जैसा मैंने सोचा था, पहली बार मेरे अपने उत्साह से मेल खाता था। यह तब हुआ जब मैं 25 दिसंबर 1988 को फ्रैंकफर्ट से न्यूयॉर्क पहुंची। उसे देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा और मेरा जलन तुरंत गायब हो गया, और उसकी जगह मुझे नहीं पता कहां से सुरक्षा और जीत की भावना आ गई। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मुझे लॉस एंजल्स जाने वाले प्लेन में चढ़ने से पहले 6 घंटे इंतजार करना पड़ा, जहां मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स की फ्लाइट में मैंने अपने दादाजी को एक खत लिखा जो तब तक अपनी कब्र में जा चुके थे, जिसमें मैंने उनके प्रति अपना गुस्सा निकाला। जब मेरे पैर लॉस एंजल्स की ज़मीन पर पड़े तो मुझे लगा कि मेरा बोझ हल्का हो गया है, भले ही मैं अपनी दादी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाई थी। मेरे जैसे देश में दबे कुचले लोगों को लगता है कि किस्मत उनके खिलाफ है। सिर्फ मर्द ही मेरी माँ, मेरी दादी और देश की हर दूसरी औरत के दुश्मन नहीं थे। औरतें आमतौर पर अपनी बदकिस्मती के लिए किस्मत को भी दोष देती थीं, और 14 जून 1967 को 6 दिवसीय युद्ध में सीरिया इजरायली मोर्चे पर युद्ध विराम के 10वें दिन किस्मत हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आई। मेरे पिता अनाज का बोझ लाने के लिए पूर्वी सीरिया गए और कभी घर नहीं लौटे। रात का समय था और सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं था। 600 मील की यात्रा में किसी कारण से जिसे मैं कभी पता नहीं लगा पाई, उनका ट्रक तटीय और मध्य सीरिया के बीच पहाड़ों की श्रृंखला में एक गहरी खाई में पलट गया। मेरे पिता घंटों तक खून बहते रहे। एक मिलिट्री ट्रक उस सड़क से नीचे आ रहा था जो एक सीरियाई सैनिक के शव को पहाड़ों में उसके गांव ले जा रहा था। ड्राइवर ने मेरे पिता का ट्रक खाई में पलटा हुआ देखा और तुरंत रुक गया। वह मेरे पिता और उनके ड्राइवर को पास के शहर के अस्पताल ले गया। ड्राइवर बच गया, लेकिन मेरे पिता की अंदरूनी ब्लीडिंग से मौत हो गई। मेरे पिता की मौत ने हमारी जिंदगी उलट पुलट कर दी। मेरी माँ 30 साल की शुरुआत में थी
और उनके पास जो थोड़ी बहुत समझ बची थी वह भी खो चुकी थी। मेरे सौतेले भाई, जो मेरे पिता की पहली पत्नी के इकलौते बेटे थे, ने दखल दिया और हमारी जिंदगी में मेरे पिता की जगह ले ली। वह भी मेरे पिता की तरह प्यारे और दयालु थे और उन्होंने हम पर बहुत प्यार बरसाया। उन्होंने मेरे पिता का बिजनेस संभाल लिया और हमारे परिवार और अपने परिवार दोनों के लिए एक अच्छा जीवन स्तर बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि वह पहले से ही 6 बच्चों के पिता थे। उनके घर में जिंदगी का मेरा अनुभव ही वह चीज थी जिसने मेरे राजनीतिक विश्वासों को आकार देना शुरू किया। मेरा भाई सीरियन नेशनल पार्टी का सदस्य था और यह बात बड़े पैमाने पर इस्लाम के प्रति उसकी उदासीनता के लिए जिम्मेदार थी। वह इसके खिलाफ नहीं था, लेकिन वह इसके पक्ष में भी नहीं था। पार्टी के एजेंडे में से एक चीज अरब एकता के लिए संघर्ष और धार्मिक निष्ठा के परवाह किए बिना एक एकल अरब राष्ट्र का निर्माण करना था। इस्लामवादियों ने इसे इस्लाम के लिए खतरा माना, जो सभी मुसलमानों, अरब और गैर अरब को शामिल करने के लिए धार्मिक पालन पर आधारित एक एकल राष्ट्र बनाने का प्रयास करता है। इन दो विरोधी खेमों के बीच अनदेखे संघर्ष के कारण नेशनल पार्टी के समर्थकों ने आमतौर पर धर्म और विशेष रूप से इस्लाम के प्रति गुप्त रूप से शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया, जिससे वे मुस्लिम शिक्षा की बाधाओं से मुक्त हो गए। मेरे भाई ने कभी भी इस्लामवादियों के प्रति अपनी नापसंदगी खुलकर नहीं दिखाई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वह उनकी परवाह नहीं करता था। उसे अच्छी तरह पता था कि अरब भाषी देशों को प्रगति की ओर ले जाने के किसी भी प्रयास के लिए इस्लाम एक कब्रगाह है। उसकी राजनीतिक स्थिति ने चीज़ों के बारे में सोचने के तरीके को व्यापक बनाने में मदद की और बाद में इसने एक बहन और एक महिला के रूप में मेरे साथ उसके व्यवहार को प्रभावित किया। उसने शुरू से ही मेरी राय का सम्मान किया और मुझे उतनी आज़ादी दी जितनी इस क्षेत्र की अधिकांश मुस्लिम महिलाएं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थीं। अजीब बात है, यह मेरी दादी थीं, वह महिला जिसे मैं आदर्श मानती थी, जिन्होंने मुझे महिलाओं की पारंपरिक छवि की सच्चाई के बारे में समझाने की सबसे ज़्यादा कोशिश की कि वे खुद की देखभाल करने के लिए अयोग्य प्राणी हैं। उनके प्रोत्साहन से मेरे हर छोटे भाई ने मेरी जिंदगी पर नियंत्रण करने और मेरे प्रति सुरक्षात्मक पुरुष की भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन उनकी इच्छाएं अक्सर मेरे सौतेले भाई की इच्छाओं से टकराती थीं, जो चाहता था कि मैं काफ़ी हद तक आज़ादी का आनंद लूं। चूंकि वह सबसे बड़ा था, इसलिए उनकी इच्छाएं उसकी इच्छाओं के बाद दूसरे स्थान पर थीं। वह अक्सर उनके आक्रामक व्यवहार और मुझ पर अधिकार जमाने की कोशिशों से बचाने के लिए मेरे बचाव में दखल देते थे। मेरे पिता की मृत्यु और हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के दिन के बीच की अवधि में मैं तुलनात्मक रूप से आज़ाद था। मुझे सिनेमा जाने और उस समय अरबी फिल्म इंडस्ट्री पर हावी रहने वाली ज़्यादातर मिस्र की फिल्में देखने की इजाज़त थी और ज़्यादातर किताबें, पत्रिकाएं और अखबार पढ़ने की भी इजाज़त थी। मुझे कई ऐसे मौके याद हैं जब किसी न किसी वजह से मेरा अपने भाइयों में से किसी एक से झगड़ा हो जाता था और फिर वे मुझ पर मुक्के बरसाते थे। मेरी चीखें बेडुइन लोगों की तरह आमतौर पर मेरे बचाव का एकमात्र साधन होती थी, क्योंकि मेरी तेज आवाज़ मेरे छोटे शरीर से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। मेरी दादी शोर से बचने के लिए जल्दी से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेती थीं। कहती थीं, या अल्लाह उसकी आवाज़ बंद करे, यह सीधे दिल में चुभती है। बेशर्म लड़की, तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसमें क्या दिक्कत है? वह बस तुम्हें अनुशासन सिखा रहा है। क्या काबा गिर गया है? क्या काबा गिर गया है? यह सवाल आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है बार बार। हालांकि मैं उनकी पूजा करती थी, मैं अपनी दादी के सामने चिल्लाना चाहती थी, चुप हो जाओ बेवकूफ़ औरत, तुमने शायद मेरे दादाजी को तुम्हें पीटने दिया होगा, लेकिन मैं किसी को मुझे मारने नहीं दूंगी। किसी आदमी का मुझे मारना काबा के गिरने से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। उनके लिए मेरा गहरा प्यार और सम्मान, साथ ही हमारी परंपराएं जो हमें अपने से बड़ों का विरोध करने से रोकती हैं, मुझे रोके रखती थीं। क्योंकि मैंने स्कूल ग्रेजुएशन की परीक्षा डिस्टिंक्शन से पास की थी, इसलिए मैं मेडिकल स्कूल के लिए योग्य थी।
मुझे डॉक्टर बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी और मैंने कभी मेडिसिन की प्रैक्टिस करने का सपना नहीं देखा था। मैंने अरबी साहित्य पढ़ने का सपना देखा था ताकि एक दिन मैं बिना किसी गलती के अरबी लिख सकूं, लेकिन मैं गणित, बायोलॉजी, फिजिक्स और अन्य वैज्ञानिक विषयों में बहुत अच्छी थी। ऐसे में मेडिसिन छोड़ना मेरे परिवार को निराश करता। मेरे भाई को मेरी उपलब्धियों पर जो गर्व था, उसके सम्मान में मैंने हार मान ली और बिना किसी विरोध के मेडिकल स्कूल जाने के लिए सहमत हो गई जैसा वह चाहता था। मैं बनियास से अलेप्पो चली गई ताकि मैं अलेप्पो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकूं। अलेप्पो में जीवन, जो सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, शोरगुल वाला था और बनियास के जीवन से बहुत अलग था, जो भूमध्य सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शांत शहर था। अलेप्पो में मैंने खुद को एक ऐसे समाज में बिल्कुल अकेला पाया जो उस समाज से काफी अलग था जिसमें मैं पैदा हुई और पली बढ़ी थी। बनियास का समुद्र के पास होना उसे यूरोपीय पर्यटन के लिए सुलभ बनाता था और उसे इस्लामी कानून की बाधाओं से काफी हद तक मुक्त रखता था, जिसने अलेप्पो के निवासियों के जीवन को जकड़ रखा था। अलेप्पो में मैं एक स्थानीय मुस्लिम परिवार की मेहमान थी। मेरे भाई की मुलाकात अहमद, जो पति था, से उसके काम के सिलसिले में हुई थी और वे दोस्त बन गए थे। अहमद ने जोर दिया कि मैं टर्म के दौरान उनके साथ रहूं, क्योंकि मुझे अकेले रहने के लिए बहुत छोटा समझा जाता था और मेरे भाई मान गए। अहमद की पत्नी, जो 25 साल की एक जवान औरत थी, ने मेरा स्वागत ऐसे किया जैसे मैं उसकी चिंताओं से ध्यान हटाने के लिए भगवान की भेजी हुई कोई चीज हूं, क्योंकि वह पहले कभी किसी ऐसी मुस्लिम औरत से नहीं मिली थी जो अपना सिर नहीं ढकती थी और जिसके परिवार ने उसे घर से दूर एक अनजान शहर में अकेले रहने की इजाजत दी हो। उस जोड़े के 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन मुझे भी दोस्त और उसकी पत्नी से उतना ही ध्यान मिला जितना उन्हें मिलता था। उनके साथ रहने से मुझे जिंदगी जीने का एक ऐसा तरीका पता चला जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था। घर में होने वाली हर चीज पर इस्लामी शिक्षाओं का राज था। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि मेरी दादी कितनी खुशकिस्मत थीं। यहाँ तक कि मेरे दादा के साथ अपनी भयानक शादी में भी जब मैंने इसकी तुलना उस जवान औरत की जिंदगी और उसके पति के साथ उसके रिश्ते से की, जो एक छोटा, गंजा, मोटे नैन नक्श वाला आदमी था जिसकी टांगें पतली थीं और पेट लटका हुआ था। वह बहुत खूबसूरत औरत थी जिसकी हरी आंखें, गोरी गुलाबी त्वचा और लंबे सुनहरे बाल थे। एक बार मैंने उससे पूछा, तुमने उसे क्यों चुना? वह हंसी और बोली, उसे चुना मैंने? तुम कहां से हो? स्विट्जरलैंड से। और सच में वह मुझे किसी दूसरे ग्रह की औरत समझती थी। उसका नाम हुदा था और जब वह 16 साल की थी तो एक औरत उसके परिवार के दरवाजे पर शादी की उम्र की लड़की की तलाश में आई। जैसे ही उस औरत की नजर हुदा पर पड़ी, वह उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गई और तुरंत उसकी मां से अपने बेटे के लिए दुल्हन के तौर पर उसका हाथ मांगा। आदमी के परिवार से मिलने के बाद हुदा के पिता ने अपनी बेटी की शादी इस अमीर आदमी से करने का यह मौका लपक लिया, भले ही होने वाला दूल्हा उससे 14 साल बड़ा था। शादी की रात तक उसने दूल्हे को पहली बार नहीं देखा था। जब वह उसके कमरे में आया तो वह कांपने लगी। शादी के मेहमान सब दरवाजे के बाहर उसकी वर्जिनिटी के सबूत का इंतजार कर रहे थे। दूल्हा उस पर जानवर की तरह टूट पड़ा और कुछ मिनट बाद कमरे से बाहर निकला, जिसके हाथ में उसके खून से सना हुआ कपड़े का टुकड़ा था। परिवार की औरतों ने खुशी से चिल्लाया और नाचने लगीं। उसने मुझे एक से ज्यादा बार बताया कि वह अपने पति से प्यार नहीं करती थी, और सच तो यह है कि वह उससे बहुत डरती थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी जब तक वह उसे साथ लेकर न जाए। वे एक पारंपरिक इलाके में रहते थे जहां सब लोग बंद दरवाजों के पीछे रहते थे। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने पूरे पड़ोस में एक भी खुली खिड़की नहीं देखी। वह छोटी छोटी बात पर या बिना किसी वजह के भी उससे झगड़ा करता था। जब वह गुस्से में होता था तो वह बहुत ध्यान रखती थी कि एक भी शब्द न बोले। वह जो कुछ भी कहती, उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर मैं अपने कमरे से बाहर आती और खुद को उसका बचाव करते हुए
उसके सामने पाती थी। जब हम बहस करते थे तो वह अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए कुरान और पैगंबर की बातों का हवाला देता था और अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के अपने अधिकार पर जोर देता था। लेकिन मैंने उसे मेरा सम्मान करने के लिए मजबूर किया और वह मेरी तेज जबान से डरता था। वह बहस में अपनी बात रखने में भी बहुत बुरा था और जब मेरा सामना होता था और जिस तरह से मैं दूसरों को चुप करा देती थी, हाँ, मुझे पता है कि मैं ऐसा करती हूं, तो वह आधे मजाक में आधी गंभीरता से यह कहकर बात को टाल देता था, तुम नरक में जाओगी क्योंकि तुम इस्लाम की शिक्षाओं का पालन नहीं करती हो। उनके 2 बच्चों में से सबसे बड़ा 5 साल का था और उसका भाई 1 साल छोटा था। फिर भी पति दोनों लड़कों का इस्तेमाल अपनी पत्नी पर जासूसी करने के लिए करता था। बड़े लड़के को साफ तौर पर अपने माता पिता के रिश्ते के बारे में पता था और वह उन दोनों को मैनिपुलेट करता था। अपने कमरे से मैं अक्सर उसकी मां को चिल्लाते हुए सुनती थी, वफा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, यहां आओ और मेरी गवाह बनो। और मैं देखती थी कि बड़ा लड़का अपनी मां को धमकी दे रहा है और उसे बता रहा है कि अगर उसने वह नहीं किया जो वह चाहता है तो वह अपने पिता को बता देगा कि उसने किसी आदमी से फोन पर बात की है, किसी के लिए दरवाजा खोला है या घर से बाहर गई है। मैं उनके साथ पूरे 1 स्कूल साल रही। अपने दूसरे साल में घर की उदासी को और बर्दाश्त न कर पाने के कारण मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चली गई और मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट होने तक वहीं रही। हालांकि मैं हुदा और उसके परिवार के संपर्क में रही क्योंकि मुझे उस पर दया आती थी और हफ्ते में कम से कम 2 बार उससे मिलने जाती थी। उन सालों में मैं अहमद और हुदा के घर में हो रहे मानवता के खिलाफ अपराध, पुरुषों और महिलाओं दोनों के खिलाफ, को अपनी आंखों से देख पाई, जो काफी हद तक इस बात का प्रतिनिधित्व करता था कि अलेप्पो में लोग कैसे रहते थे। इस्लाम की शिक्षाओं ने वहां के पुरुषों और महिलाओं को बर्बाद कर दिया है और उन्हें थोड़ी सी भी मानवीय व्यवहार करने में असमर्थ बना दिया है। अहमद अपनी पत्नी के प्रति अपने हिंसक और क्रूर व्यवहार के कारण मेरे दादाजी वाली ही कैटेगरी में आ गया। मुझे उससे नफरत थी। मैंने उन चीजों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जिन्हें मैंने हमेशा सच माना था। बनियास में बड़े होते हुए मैंने जो दुनिया को देखने का नजरिया बनाया था वह कमजोर पड़ने लगा क्योंकि इस्लाम और उसकी शिक्षाओं के बारे में मेरे शक मजबूत होते गए। अलेप्पो में बिताया गया समय और खासकर अहमद के परिवार के साथ मेरे अनुभवों ने मेरी जिंदगी में एक नए दौर की शुरुआत की, जिसने इस्लाम के बारे में मेरी ज्यादातर बात की मान्यताओं और सोच को आकार दिया।